बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आज का हमारा टॉपिक है चींटियाँ। यहाँ तक कि जब वो चींटियों की वादी में आ निकले तो एक चींटी बोली, ऐ चींटियों, अपने अपने बिलों में घुस जाओ। ऐसा ना हो कि सलमान और इनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले और इन्हें इसकी खबर भी ना हो। सूरह नमल आयत नंबर 18। दोस्तों, नमल अरबी ज़बान में चींटी को कहा जाता है। कुरान मजीद की तमाम सूरतों के नाम अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह के रसूल ने रखे थे। जाहिर है कि इस सूरे का नाम रखने में भी अल्लाह ताला की मर्जी शामिल है। चींटी जैसी नन्ही मुन्नी मखलूक के नाम पर अल्लाह की किताब में एक पूरे सूरे का होना इस बात को जाहिर करता है कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों को अपनी इस हैरान कुन नन्ही मुन्नी सी मखलूक की तरफ मुतवज्जा करना चाहता है। कुरान मजीद में इंसानों और जिनों के अलावा बहुत से दूसरे जी हयात का तज़किरा भी बार बार किया गया है ताकि इंसान समझ सके कि वो पूरा अर्ज पर तन्हा नहीं है। वो ये भी समझ सके कि वो खुद रिश्तों की एक बहुत बड़ी जंजीर का हिस्सा है। इस जंजीर की कोई भी कड़ी कम हो जाए तो ज़मीन की मजबूई ज़िंदगी में एक खराबी पैदा हो जाएगी। आजकल के माहिरीन माहौलियात इस मौजू पर बहुत काम कर रहे हैं। इस मौजू पर टीवी चैनल नेशनल जियोग्राफिक और डिस्कवरी के बहुत से प्रोग्राम आपने देखे होंगे। जिन जानवरों की जिंदगी शिकार, इमारत की तामीर, बढ़ती हुई खेती बाड़ी और सनती आलूदगी के सबब खतरे से दो चार है। माहिरीन माहौलियात इन जानवरों को बचाने के लिए अनथक जदोजहद करते नजर आते हैं। वो रिश्तों की इस जंजीर को बचाना चाहते हैं जिसके सबब ये निज़ाम हयात बाकी है। कुदरत का शाहकार चींटी का शुमार हशरात अल अर्ज इंसेस्ट में होता है और ये कुदरत की शान खलाकियत का एक हैरान कुन नमूना है। मैनीएचराइजेशन की किसी चीज को मुख्तसर करके बनाने को कहा जाता है। चींटी भी कुदरत की मैनीएचराइजेशन का शाहकार है। सकलैन और साइंस के दूसरे हिस्से में आप वायरस और बैक्टीरिया के बारे में भी जान चुके हैं जो हमारी हद बसारत से भी बालातर होते हैं। एक नन्ही मुन्नी सी चींटी को देखें तो ये देखकर अक्ल हैरान रह जाती है कि ये बाल बराबर मखलूक ना सिर्फ खाती पीती, चलती फिरती, अफजाइश नस्ल करती है और कुदरत ने इस दुनिया में जो काम इसके जिम्मे किया है इसे भरपूर तरीके से सरअंजाम देती है। बल्कि अपने माहौल में हम इंसानों की तरह एक मुकम्मल समाजी या माशरती जिंदगी गुजारती है। इसीलिए इसे सोशल इंसेक्ट कहा जाता है। इन नन्हे मुन्ने जानवरों का तज़किरा कुरान में भी मौजूद है और चाहता मासूमीन अलैहिम अस्सलातो वस्सलाम ने भी अपने अक़वाल और तकरीरों में इंसानों को इनकी तरफ मुतवज्जा किया है। आइए पहले देखते हैं कि आज के दौर के माहिरीन हयातियात चींटी के बारे में क्या कहते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आइमा मासूमीन अलैहिम अस्सलातो वस्सलाम ने चींटी के हवाले से क्या कहा है, कब कहा है और ये बातें किन किताबों में मौजूद हैं। इकसाम और तर्ज जिंदगी। अब तक दुनिया भर में चींटी की 800 इकसाम दरियाफ्त हो चुकी हैं। सलाहियतों, शक्ल सूरत, साइज और आदात के हवाले से भी इनमें बड़ी रंगा रंगी नजर आती है। चींटियां ज्यादातर दुनिया के गर्म इलाकों में पाई जाती हैं। तमाम इकसाम की चींटियां कॉलोनियां बनाकर रहती हैं। इनमें से एक कॉलोनी में अक्सर 2 लाख से ज्यादा चींटियां इंतहाई नज़्म व ज़ब्त के साथ अमन और सुकून की जिंदगी गुजारती हैं। हर कॉलोनी किसी एक मादा चींटी के दम से आबाद होती है। ये मलका चींटी कहलाती है। इसका काम सिर्फ अंडे देना, आबादी में इजाफा करना और आबादी के तमाम अफराद को अपने हुक्म के मुताबिक कामों में मसरूफ रखना है। मलका ये हुक्म किस तरह जारी करती है इसके बारे में अभी तहकीकात किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंची। चींटियों की बड़ी आबादियों में अक्सर एक से ज्यादा मलकाएं भी हो सकती हैं। ये मलका किसी दूसरी आबादी में आंख खोलती है। इस वक्त इसके जिस्म पर 2 नन्हे मुन्ने पर लगे होते हैं। इन परों की मदद से ये परवाज करती है और अपना शरीक हयात तलाश करती है। इसका शरीक हयात बहुत जल्द मर जाता है। ये मलका चींटी कोई मुनासिब जगह तलाश करके वहां अंडे देना शुरू कर देती है और बहुत जल्द अपने इर्द गिर्द चींटियों की एक बड़ी कॉलोनी कायम कर लेती है।
इस कॉलोनी में मलका चूंटी के अलावा 2 अक़साम की चूंटियां पाई जाती हैं। कारकुन चूंटियां, ये कारकुन चूंटियां 2 तरह की होती हैं। इनकी एक किस्म आम कारकुन कहलाती है, दूसरी किस्म में फौजी किस्म की चूंटियां पाई जाती हैं। ये सिपाही चूंटियां मखसूस किस्म के आलात और कीमियाई मादों से लेस होती हैं। मसलन ये दुश्मन को अपने जहरीले डंग से नुकसान पहुंचाती हैं या अपने दुम की तरफ से दुश्मन पर मखसूस किस्म का तेजाब फेंकती हैं। आम कारकुन चूंटियों का काम मलका के अंडों और इनमें से निकलने वाले बच्चों को ग़िज़ाई ज़रूरियात फराहम करना और इनकी देखभाल करना होता है, जबकि फ़ौजी किस्म की चूंटियां अपनी आबादी का दफा करने के लिए फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। पैरासोल चूंटियां, ये चूंटियां अमरीका के गर्म इलाकों की जंगलात में पाई जाती हैं और बेपनाह नज़्म व ज़ब्त के साथ काम करती हैं। ये चूंटियां ज़मीन की सतह के नीचे अपनी कॉलोनी बनाती हैं। ये अपने गज़ों लंबे चौड़े घरों में हवा, रोशनी और रतूबत की मौजूदगी के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात करती हैं। घरों में बाग लगाती हैं। इन घरों में बच्चों की परवरिश और निगहदाश्त के लिए एक अलग हिस्से बनाए जाते हैं। इनके बाग जो इन्हें ग़िज़ाई ज़रूरियात फराहम करते हैं फंगस या फफूंदे के होते हैं। फंगस गार्डन, पैरासोल चूंटियां हर रोज़ सुबह से शाम तक दरख्तों के पत्तों को काटती रहती हैं। ये पत्तों को काटने में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं। पत्ता काट जाता है तो इसे फ़ौरन ज़ेर ज़मीन फंगस गार्डन में पहुंचा दिया जाता है। ये काम हज़ारों लाखों चूंटियां सर अंजाम देती हैं, जिनके जबड़े और आरी जैसे दांत इन्हें पत्ते को काटने में मदद फराहम करते हैं। दरख्तों से पत्ते काट कर लाने वाली चूंटियां पत्ते काट कर इन्हें अपने ज़ेर ज़मीन घर के करीब रख देती हैं। अंदर काम करने वाली चूंटियां दूसरी होती हैं। ये इन पत्तों को यहाँ से उठाकर अंदर ले जाती हैं और इन्हें मज़ीद छोटे टुकड़ों में तब्दील करके अपने फंगस गार्डन में फैला देती हैं। पत्तों में मौजूद नमी की वजह से बहुत जल्द इनमें फफूंद लग जाती है। ये पत्ते सड़ने लगते हैं। इसके बाद ये पत्ते चूंटियों की ग़िज़ा बनते हैं। ये चूंटियां सब्ज़ी खोर होती हैं, लेकिन पत्तों या फूलों को बराह रास्त नहीं खाती। ये इंसानों की तरह इन पत्तों को अपने अंदाज से पकाती हैं, इसके बाद इसे इस्तेमाल करती हैं। ये चूंटियां बारिश के ज़माने में पत्ते काटने और अपने घर ले जाने का काम बंद कर देती हैं, इसलिए कि ज़्यादा गीले पत्तों से इनके ज़मीन घर में रतूबत का तवाज़न बिगड़ सकता है और इनकी ग़िज़ाई फराहमी ख़तरे से दोचार हो सकती है। ग़िज़ा के स्टोर, बहुत सी चूंटियां जो नीम सहराई इलाकों में रहती हैं अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात की फराहमी के लिए ज़्यादा हैरान कुन कारनामे अंजाम देती हैं। इन्हें मौसमों का हाल का मालूम होता है। ये बारिशों और हरियाली के ज़माने में अपने में से चंद चूंटियों को ग़िज़ाई स्टोर के लिए मुंतखब कर लेती हैं। कारकुन चूंटियां अपने ज़ेर ज़मीन घरों से बाहर जाती हैं और वहाँ से पानी और फूलों का रस लेकर आती हैं। ये रस अंदर मौजूद चूंटियों को पिलाया जाता है। रोज़ाना ये इजाफी ग़िज़ा अंदर मौजूद चंद मखसूस चूंटियों के जिस्म में स्टोर होती रहती है, हत्ता कि इन चूंटियों का जिस्म फूल कर कप्पा हो जाता है। ये चूंटियां अपने अगले पैरों से किसी शाख, जड़ या पत्थर को पकड़कर लटक जाती हैं और सर्दियों के सारे खुश्क मौसम में इस तरह लटकी रहती हैं। सर्दियों में जब ग़िज़ा दस्तयाब नहीं होती तो इन चूंटियों के जिस्म के अंदर से एक रकीक मादा टपकने लगता है और इस कॉलोनी की सारी चूंटियां इस ग़िज़ाई स्टोर से ग़िज़ा इस्तेमाल करती रहती हैं। पत्तों में घर, बहुत सी चूंटियां दरख्त के बड़े बड़े पत्तों में अपने घर बनाती हैं। ये घर बनाना इनकी ज़हानत और मिलजुल कर काम करने की हैरान कुन मिसाल होते हैं। पहले बहुत सारी चूंटियां 2 मुख्तलिफ पत्तों को पकड़कर एक दूसरे के करीब लाती हैं और इन किनारों को पकड़कर खड़ी हो जाती हैं। इसके बाद कारकुन चूंटियों की दूसरी टीम यहाँ पहुँचती है। इनमें से हर चूंटी के मुंह में एक लार्वा होता है। चूंटी का अंडा पहले लार्वा में तब्दील होता है, फिर चूंटी बनता है। लार्वा के जिस्म से रेशम जैसा मवाद निकलता रहता है। नई आने वाली चूंटियां लार्वा के जिस्म से निकलने वाले रेशम से धागे बनाती हैं और एक दूसरे पर रखे हुए पत्तों के किनारों को इस धागे से सीना शुरू कर देती हैं। हज़ारों कारकुन मिलकर ये काम करते हैं तो पत्तों का ये घर बनने में देर नहीं लगती। चूंटियों के अपने मवेशी, बहुत सी चूंटियां अक्सर बाज़ किस्म के हशरात मसलन चावलों में पाए जाने वाली सुरसुरी को पकड़कर अपने बिलों के अंदर ले जाती हैं, फिर इसे बाहर निकलने नहीं देती। इसे पकड़कर लाए जाने वाले हशरे
کہ جسم سے ایک میٹھا شربت نکلتا رہتا ہے اور چیونٹیاں اس شربت کو اپنی غذائی ضروریات کے ایک حصے کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ چیونٹی کا جسم اپنے بنانے والے کی صناعی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ چیونٹی کا شمار حشرات الارض میں ہوتا ہے۔ حشرات کا جسم ایک خول میں بند ہوتا ہے۔ اس خول کو ایکسولیٹن کہا جاتا ہے۔ چیونٹی جو بامشکل ہمیں دکھائی دیتی ہے، اتنی مختصر جسامت کے باوجود اس کے جسم میں بصارت، سماعت، نظام اعصاب، نظام ہضم، دماغ، افزائش نسل کی صلاحیت بھی کچھ موجود ہوتا ہے۔ یہی نہیں، ان کے اعضاء اور صلاحیتوں ان کی غذا اور ماحول کے مطابق الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں۔ مثلاً جو چیونٹیاں ننھے منے کیڑے مکوڑوں کو اپنی غذا بناتی ہیں، ان کے جبڑے سادہ اور چند دانت والے ہوتے ہیں۔ سخت خال والے ذرا بڑے کیڑے مکوڑوں کو کھانے والی چیونٹیاں سخت جبڑوں اور بہت سی دانتوں کی مالک ہوتی ہیں۔ سبزی خور چیونٹیوں کی ایک قسم جو گھاس کے بیجوں پر گزارا کرتی ہے، ان کے منہ میں دانت نہیں ہوتے۔ وہ چیونٹیاں جو پتوں کو کاٹ کر ان سے اپنی غذا تیار کرتی ہیں، ان کا منہ درانتی جیسے دانتوں سے لیس ہوتا ہے۔ چیونٹیوں کے پیر بھی ان کی ضرورت کے مطابق بنائے گئے۔ مثلاً کالی چیونٹیاں، جنہیں ہم لوگ کالے چیونٹے کہتے ہیں، کہ پیر بے شمار خردبینی بالوں سے بھرے ہوتے ہیں۔ یہ بال انہیں قوت لامسہ یعنی کسی چیز کو چھو کر محسوس کرنے کی صلاحیت عطا کرتے ہیں۔ ان کے ہر پیر کے اندر 2 پنجے ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ کسی چیز کو پکڑ سکتی ہیں۔ ہر پنجے کے درمیان خصوصی پیڈ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ دیوار، درخت، حتیٰ کہ چھت بھی آرام سے چل سکتی ہیں۔ اگر یہ پیڈ نہ ہو تو یہ ہوا میں اڑ جائیں یا چھت پر اڑتے چلتے ہوئے نیچے گر پڑیں۔ چیونٹی جیسے ذی حیات کے بارے میں یہ ساری معلومات انسان کو خوردبین اور الیکٹران خوردبین کی ایجاد کے بعد معلوم ہوئی۔ یہ خوردبینیں 18ویں اور 19ویں صدی کے درمیان ایجاد ہوئیں۔ ان خوردبینوں کی ایجاد کے بعد حشرات الارض یعنی مکھی، مچھر یا چیونٹیوں کے جسم کا تفصیلی معائنہ کیا جا سکا۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس ننھی سی چیونٹی کے بارے میں کم و بیش یہ ساری تفصیلات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا وہ لوگ جو اللہ کے وجود اور اس کے ایک ہونے کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہیں، ان ننھے منھے ذی حیات کو نہیں دیکھتے جنہیں اللہ نے پیدا کیا ہے؟ ذرا اس ننھی سی چیونٹی اور اس کی مختصر جسامت، شکل و صورت کی باریکی پر تو غور کرو۔ اتنی چھوٹی کہ آنکھ کو بامشکل دکھائی دیتی ہے، تصور میں بھی بامشکل سماتی ہے، اس کے باوجود زمین پر کس طرح رینگتی پھرتی ہے اور کس طرح اپنی غذا کو تلاش کرتی ہے، کس طرح اپنے رزق کو پہچانتی اور اس کی طرف لپکتی ہے اور دانے غذا کو اپنے بل کی طرف لے جاتی ہے اور اسے وہاں جمع رکھتی ہے۔ یہ گرمیوں میں سردی کے موسم کے لیے اور قوت و توانائی کے زمانے میں کام نہ کر سکنے کے دنوں کے لیے غذا جمع کرتی ہے۔ اس کی روزی کا ذمہ لیا جا چکا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق رزق اس تک پہنچتا رہتا ہے۔ اگر تم اس کی غذا کی نالیوں، اس کے جسم کے نشیب و فراز اور اس کے خول میں پیٹ کی طرف، پسلیوں کے کناروں اور اس کے سر میں موجود چھوٹی چھوٹی آنکھوں اور کانوں کی بناوٹ میں غور و فکر کرو گے، تمہیں اس کی افرینش پر تعجب ہوگا۔ اس کی خوبیوں اور صلاحیتوں کو بیان کرنے میں تمہیں مشکل اٹھانا پڑے گی۔ اگر تم غور و فکر کے راستوں کو طے کرتے ہوئے اس کی آخری حد تک پہنچو تو جان لو گے کہ جو اللہ چیونٹی کا پیدا کرنے والا ہے، کھجور کا درخت بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ ہر ذی حیات کے مختلف اعضاء میں باریک سا فرق تو ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 183۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ باتیں آپ نے پڑھی، سنی۔ اب یہ بتائیں، جدید سائنسی حقائق اور 1400 سال پہلے کے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد میں کیا فرق ہے؟ اگر کہیں فرق نظر بھی آتا ہے تو زبان اور انسان کی ذہنی سطح کا فرق ہے۔ یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جن لوگوں کو حشرات کے بارے میں بتا رہے تھے، ان کی اور آج کے سائنسی دور کے انسانوں کی ذہنی سطح میں زمین و آسمان کا فرق موجود ہے۔
اس وقت اگر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے کہتے کہ سننے کے لیے ظاہری کان ضروری نہیں یا کوئی مخلوق اینٹینا کے ذریعے بھی سن اور سنا سکتی ہے تو یہ بات اس زمانے کے انسان کی عقل میں کہاں سما سکتی تھی۔ چونٹی کے بارے میں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے بعد دیکھتے ہیں کہ چونٹی کے حوالے سے ان کے فرزند 8ویں امام معصوم حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد وائلڈ لائف کے موضوع پر کام کرنے والوں کے لیے بڑا حیران کن ہوگا۔ آپ نے احمد بن عمر حلال نامی ایک شخص سے فرمایا، اللہ کا ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں سونا پیدا ہوتا ہے اور اللہ نے اپنی ایک چھوٹی سی مخلوق چونٹی کو اس کے حفاظت کی ذمہ داری سونپ رکھی ہے۔ اگر ہاتھی جیسا گرانڈیل جانور بھی وہاں جانا چاہے تو زندہ واپس نہیں آ سکتا۔ وہ ملک بلخ اور تبت کے درمیان واقع ہے۔ وہاں سونے کی حفاظت کے لیے کتے کی شکل والی بڑی بڑی چونٹیاں رہتی ہیں۔ اس وادی کے تنگ راستوں پر شہد کی مکھیاں بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کوئی چڑیا بھی وہاں سے نہیں گزر سکتی۔ کبھی کبھی لوگ وہاں حملہ آور ہوتے ہیں اور چونٹیوں کے آگے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے رکھتے جاتے ہیں ورنہ یہ چونٹیاں کسی سوار یا سواری کو زندہ نہ چھوڑیں۔ بہار الانوار۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا محمد علی سید صاحب کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب ثقلین اور سائنس سے پیش کی ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ جل یا باب العلم، اللہ جل یا باب الحکمہ، اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیک یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔